Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In this video, we shall discuss constructed response questions, chapter number 2. Let us start. Question number 1, 2.1. Why does a hunter aiming at a bird in a tree miss the target exactly at the bird? अगर कोई हंटर, कोई शिकारी किसी परिंदे को टारगेट करे और निशाना बिल्कुल सीधा लगाया हुआ हो तो ऐसी सूरत में वो टारगेट को मिस कर देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो बुलेट है ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाती। बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इसकी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाती है और ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है, जिसका नतीजा कि टारगेट मिस हो जाता है। The bullet fired from gun does not go straight. Its motion is a projectile motion. इसकी मोशन कैसी होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन। And follows parabolic trajectory. So the hunter misses the target. ये देखिए, अगर यहाँ पर लेट ये बर्ड है और यहाँ से ये इसको बिल्कुल स्ट्रेट टारगेट करता है, तो इस तरह से इसने स्ट्रेट नहीं जाना, इसने इस तरह से प्रोजेक्टाइल बनाते हुए मूव करना है, जिसका नतीजा ये होगा कि ये टारगेट को मिस कर देगा। सेकंड 2.2, a person falling on a heap of sand, एक आदमी रेत के ढेर के ऊपर गिर जाता है, डज नॉट हर्ट मोर, तो उसको ज्यादा चोट नहीं लगती, एज कंपेयर टू अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ कंक्रीट फ्लोर, अगर कोई कंक्रीट के फर्श के ऊपर गिरे तो उसको बहुत ज्यादा चोट लगती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब वो सैंड के ढेर के ऊपर गिरता है तो वो ढेर के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, उसके अंदर धंस जाता है और रेत साइडों पे बिखर जाती है। टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ जाता है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ने से फोर्स कम लगती है। When a person falls on a heap of sand, it penetrates into it. The sand scatters sideways. Time of impact
increases and less force acts on the man. F into T is equal to impulse. F is equal to impulse over T. Time of impact will be larger, force acting on the person will be smaller. But if the person falls on a concrete floor, time of impact is very small. And a large force acts on the person. And a large force acts on the person. So he is hurted much. लिहाजा उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगती है, ज्यादा चोट आती है उसको. Third, state the condition under which birds fly in air. परिंदे हवा में कैसे उड़ते हैं? अपने परों से हवा को नीचे की तरफ और पीछे की तरफ पुश करते हैं और एज ए रिएक्शन बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये हवा के अंदर फ्लाई करते हैं. The words is 2.3. Push the air down and backward by their wings. As a reaction, third law of Newton. They fly in the air. The birds push the air down and backward. इस तरह से नीचे भी और पीछे की तरफ भी धकेलते हैं by their wings, अपने पंखों की मदद से, as a reaction. और रिएक्शन के तौर पर ब्रैकेट में आप लिखते हैं थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, दे फ्लाई इन द एयर. ये हवा में उड़ते हैं, ऊपर की तरफ भी जाते हैं और आगे की तरफ भी मूव करते हैं. 2.4. Describe the circumstances for which velocity and acceleration of a vehicle are. Number 1. V is 0 but A is not 0. V is 0 but A is not 0. जब आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकें तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर उसकी V यानी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन A 0 नहीं होता. That always remains equal to G.
when we throw a ball vertically upward. At maximum height. Its V is 0, but A is not 0. Its V is 0, but A is not 0. A is equal to G ही रहता है. So this is the condition when V is 0 but A is not 0. जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकें तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन ये 0 नहीं होती. इसी तरह से अगर कोई बॉडी मूव कर रहा हो और उस पर जो फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट हो तो एक पॉइंट पर जाकर बॉडी एक लम्हा के लिए रुकेगा और फिर वो टर्न बैक हो जाएगा. तो टर्निंग पॉइंट पर उसकी V 0 होगी लेकिन A 0 नहीं होगा. सेकेंड, A is 0 but V is not 0 when a body is moving with uniform velocity. जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसका A 0 होगा, V 0 नहीं होगी. When a body is moving with uniform velocity, its A यानी acceleration is equal to 0 but V is not 0. जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा इसका A 0 होगा, V 0 नहीं होगी. थर्ड, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जब कोई बॉडी दायरे में मूव करेगा, सर्कुलर मोशन में, कर्व्ड पाथ में, तो ऐसी सूरत में V और A एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. इन सर्कुलर मोशन V and E are perpendicular to each other. Two point five. Describe briefly effect of air resistance on the range of projectile. Air resistance प्रोजेक्टाइल की रेंज के ऊपर कैसे इफेक्ट करती है. ये एयर रेजिस्टेंस ये उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को डिक्रीज करती है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है. सो देयरफॉर उसकी रेंज को कम कर लेती है. एयर रेजिस्टेंस is opposite to horizontal component of velocity. So
it decreases the horizontal range. So it decreases the horizontal range. ये रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अपोज करती है, जिसका नतीजा कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज को कम कर देगी। और इसके साथ ही ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।